हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वायरस के क्लासिफिकेशन और उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने ऑलरेडी उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और बाकी सारी चीज़ें भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी। तो आई होप आपने उस पुरानी वीडियोस को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर उसको जरूर देख लीजिए, सो दैट कि आपको सारे लेक्चर्स का जो लिंक है आप इजीली स्टैब्लिश कर पाओ। ठीक है, तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो अगर मुझे वायरस के बारे में जाननी है, जनरली अभी हमारे पास जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है, यानी जब हम सपोज करो जो टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन हमारे पास जो मेथड है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या है, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से चीजों को डिवाइड कर देते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अभी हमारे पास जो सिस्टम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ी होंगी। तो अभी जो हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो मेथड है, जहां पर हम किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको किंगडम हो गया, उसके बाद बात करें फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, इस तरीके से उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कैटेगरीज है ये बेसिकली वैलिड है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसके लिए वैलिड है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वैलिड है। और ये जो सिस्टम है बेसिकली वायरस के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि जो वायरस है आपका वो आउटसाइड द सेल वो कैसा है, नॉन लिविंग है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है कि जो वायरस है वो आउटसाइड द सेल कैसा होता है, नॉन लिविंग नेचर का होता है। ठीक है, अब इसके आउटसाइड नॉन लिविंग नेचर होने की वजह से क्या है, हम उसको इस तरीके से इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्योंकि इनके अंदर इसको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, तो अब हमारे पास क्या है, कुछ अलग मेथड्स हैं। अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके क्लासिफिकेशन के बहुत सारे अलग अलग मेथड दिए हैं, उन मेथड्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली वायरस के बारे में एक चीज आपको याद रखना है कि जो वायरस होते हैं वो बेसिकली आप उसको सूडो लिविंग बोल सकते हो। ठीक है, सो वायरस बेसिकली क्या है, एक टाइप के सूडो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या सूडो लिविंग नेचर के होते हैं। मींस कि ये जो आउटसाइड द सेल कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी जिस केमिकल से मिलकर बने हैं उनका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए इनको हम सूडो लिविंग बोल सकते हैं, या आप इसको सिंपली ये भी बोल सकते हो कि किसी भी लिविंग सेल के बाहर ये जो वायरस है वो नॉन लिविंग होगा। ठीक है, सो आपको याद रखना है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग आउटसाइड द सेल। जो वायरस है आपका, ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है कि जो वायरस है किसी भी सेल के जो बाहर अगर है, वो किसी होस्ट सेल के बाहर है, उस कंडीशन में वो किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, नॉन लिविंग की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये लिविंग होस्ट के अंदर जाता है, उसकी मशीनरी का यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करवाना स्टार्ट कर देता है, तब हम इसको एज अ लिविंग ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, लिविंग, लिविंग इनसाइड, इनसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर ये लिविंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इन दो बातों के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो अभी हमने क्या चीज पढ़ी, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो अभी हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी कि किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेथड है, उसके अंदर हम वायरसेस को क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वायरसेस क्या है, सूडो लिविंग नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से वो इस पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर फिट नहीं बैठते। ठीक है, इसलिए अब इनको क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितनी चीजें भी हमने पढ़ ली एक बार उसको देख लेते हैं, फिर आगे इसको फर्दर समझेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या है, जो वायरसेस हैं वो बेसिकली फिट नहीं बैठते हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेथड्स पे। ठीक है, जो भी हमारे पास करंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेथड है उसमें ये जो वायरसेस है वो फिट नहीं बैठते, और उसका रीजन क्या है कि ये आपके सूडो लिविंग नेचर के होते हैं। ठीक है, सूडो लिविंग नेचर का मतलब क्या है कि ये एक नॉन लिविंग पार्टिकल है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। अब क्या है, जनरली हमने वायरसेस को उसके अगर हम बात करें कि होस्ट रेंज पे, यानी कि किस तरीके के ये होस्ट को इन्फेक्ट करता है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कैसा है, या क्लिनिकली इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके एपिडेमियोलॉजिकल बिहेवियर को देख के या पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के बेसिस पे
ये बेसिकली क्या है, इनिशियली जब हम वायरसेस को क्लासिफाई कर रहे थे तो इन सारे कैरेक्टर्स को हमने ध्यान में रखा, ठीक है। तो सबसे शुरुआती दौर में जब हमने वायरसेस को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया तो हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि इसको कैसे क्लासिफाई करें, ठीक है। तो उस समय हमें पता चला कि यार हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे होस्ट को मतलब कि इन्फेक्ट कर रहा है, कि जो होस्ट है वो प्लांट है, एनिमल में भी इनवर्टिब्रेट्स है या वर्टिब्रेट्स है, उसके बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, प्लांट वायरस हो गया, एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो एनिमल वायरस हो गया। उसके अलावा इसको क्लिनिकली कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये कहां कहां पर फैला हुआ है, एपिडेमोलॉजिकल का मतलब क्या होगा है कि ये किस रीजन में फैला हुआ है, उसके अलावा ये किस तरीके के पैथोलॉजिकल सिम्टम शो कर रहा है। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे शुरुआती दौर में वायरसेस को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब ये 4 ग्रुप कौन कौन से होते हैं इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्लांट वायरस, ठीक है। प्लांट वायरस का मतलब क्या है, एक ऐसा वायरस जो बेसिकली आपके प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। एक ऐसा वायरस जो क्या कर रहा है, प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा नाम से पता चल रहा है कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस हो जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे, प्लांट वायरस हो गया। जैसे सपोज करो बैक्टीरियल वायरस, एल्गल वायरस, फंगल वायरस, इस तरीके जो एग्जांपल्स है यहाँ पर बैक्टीरियल वायरसेस हो गए, एल्गल वायरसेस हो गए, फंगल वायरसेस हो गए, इनको हम क्या बोल रहे हैं, प्लांट वायरस की कैटेगरी में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, इनवर्टिब्रेट वायरसेस। इनवर्टिब्रेट वायरस का मतलब क्या है कि ऐसे वायरस जो इनवर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं, यानी इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे वायरस को हम इनवर्टिब्रेट्स वायरस बोलेंगे, ठीक है। अभी इन सभी के एग्जांपल्स हम बहुत ज्यादा डिटेल करने वाले हैं, अभी जस्ट छोटा सा सिर्फ टर्म आपको समझना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पे तो पिकॉर्ना वायरिडी हो जाएगा, पिकॉर्ना वायरिडी, ये इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो। उसके अलावा नोडा वायरिडी हो गया, नोडा वायरिडी, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। सो इनवर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को हम क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स वायरस। सेम एज वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करने वाले जैसे फिश हो गया, उसके अलावा ह्यूमंस हो गए, सब वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, तो इनको अफेक्ट करने वाले वायरसेस को हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स वायरस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो रेबिडो वायरस या रेबिडो वायरिडी हो गया। अभी एग्जांपल्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल्स अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एग्जांपल्स को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, रेबिडो वायरिडी हो गया, रेबिडो वायरिडी। नाम थोड़े अजीब अजीब हैं तो स्पेलिंग एक बार आप देख लीजिएगा, अगर स्पेलिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो एक बार आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होगा, फाइलोवेरिडी हो गया। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डुअल होस्ट वायरस। ड्यूअल होस्ट वायरस का मतलब क्या है, एक ऐसा वायरस जो दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, या बेसिकली बोल सकते हैं दो होस्ट के अंदर क्या कर रहा है, इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ऐसे वायरस को हम डुअल होस्ट वायरस बोलते हैं, यानी ये दो डिफरेंट होस्ट के ऊपर बेसिकली क्या करता है, प्रेजेंट होता है या उनको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो इनिशियली हमने क्या किया, इस तरीके से इसको जो शुरुआती दौर में जो वायरस का क्लासिफिकेशन है, इस तरीके से 4 ग्रुप्स के अंदर हमने कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट पे डाउट बन रहा है, कोई ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप समझ लेते हैं कि यहां पर एक डिफरेंस है जो हमें समझना है, वो है प्लांट वायरस और एनिमल वायरस में क्या डिफरेंस होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट वायरसेस के बारे में बात करें, तो प्लांट वायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटीरियल इनका प्राइमरली अगर हम बात करें तो वो तो एज अ आरएनए होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एज अ आरएनए होगा। उसके अलावा इनकी बॉडी के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कैप्सिड ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके बॉडी के बाहर क्या होगा, कैप्सिड प्रेजेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, यानी मोस्ट ऑफ द जितने भी प्लांट वायरस होंगे उनके अंदर आरएनए प्रेजेंट होगा और उनकी बॉडी के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कैप्सिड प्रेजेंट होता है। अब ये जो कैप्सिड है क्या होता है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया था कि ये कैप्सोमियर से मिलके एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। अगर पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर उसको जरूर देख लो आप, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से समझे जा सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है
कि प्लांट वायरसेस ऐसे वायरस होते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो मोस्ट प्लांट वायरसेस होता है उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और उनके बॉडी के चारों तरफ सिर्फ कैप्सिड प्रेजेंट होता है। लेकिन वही अगर हम एनिमल वायरस की बात करें तो एनिमल वायरस इससे थोड़ा सा एडवांस होते हैं और थोड़ा सा ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर कैप्सिड तो होता ही है लेकिन उसके अलावा एक प्रोटेक्टिव लेयर और प्रेजेंट होता है जिसको हम एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा कि जैसे कैप्सिड है तो कैप्सिड के चारों तरफ एक और प्रोटेक्टिव लेयर होगा जिसको हम एनवेलप बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एनवेलप बोलेंगे। तो यहां पर कैप्सिड के अलावा एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, इस चीज को हम याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एनिमल वायरसेस होते हैं, इन एनिमल वायरसेस का जो मेजर जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए इसका यहां पर क्या होगा, मेजर जेनेटिक मटेरियल होगा, इस बात को आपको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो आरएनए होता है या जो न्यूक्लिक एसिड की बात करें वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ये चीज आपको याद रखना है कि जो प्लांट वायरसेस होता है उनका जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, यानी एक स्ट्रैंड उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम एनिमल वायरसेस की बात करें तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसा होता है, लीनियर होगा, ठीक है। यहाँ पर कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ लीनियर होगा और यहाँ पे जो डीएनए आपका प्रेजेंट होता है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, ये चीज आपको याद रखना है कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और स्ट्रक्चर इसका लीनियर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा लीनियर होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम प्लांट वायरस की बात करें कि ये प्लांट्स को कैसे इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्शन के लिए जनरली क्या होगा, प्लांट में किसी तरीके का वुंड प्रेजेंट होना चाहिए या कोई पोर प्रेजेंट होना चाहिए जिसके थ्रू जो ये प्लांट वायरस है ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर, तो इस चीज को हम याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही हम एनिमल वायरस की बात करें तो ये क्या है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, सेल के फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये एंटर करते हैं, यानी बॉडी के ऊपर जाएंगे, उसके सेल्स को फैगोसाइट करेंगे और वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्या है, सेल बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो अभी ये क्या है, शुरुआती दौर के क्लासिफिकेशन है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था होम्स, ठीक है। अब इन साइंटिस्ट होम्स ने क्या किया 1948 के अंदर, ठीक है, होम्स ने 1948 के अंदर जितने भी वायरसेस थे होम्स ने क्या किया, उनको एक सिंगल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया, ठीक है। उसको क्या किया, एक सिंगल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया और उस ऑर्डर को नाम दिया वायरेल्स, यानी अब जितने भी वायरस आएंगे वो सारे के सारे इसी ऑर्डर को बिलोंग करेंगे जिसको बोला गया वायरेल्स, ठीक है। और उसके अंदर, इस ऑर्डर के अंदर फिर उसको 3 सब ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया, यानी एक जो जितने भी वायरस हैं उनको एक मेन ऑर्डर में डिवाइड किया और उसको बोला वायरेल्स, यानी हर एक वायरस सिर्फ और सिर्फ इसी ऑर्डर को बिलोंग करेगा विच इज वायरेल्स, ठीक है। अब इस ऑर्डर के अंदर फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया, यानी इस ऑर्डर को फर्दर डिवाइड कर दिया गया 3 सब ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। 3 सब ऑर्डर्स अब कौन कौन से, ये बेसिकली क्या है, सब ऑर्डर्स हैं, ये सब ऑर्डर्स हैं। और ये 3 सब ऑर्डर कौन कौन से, पहला है फेजीनिया, यहां पर क्या है, फेजीनिया। तो नाम से पता चल रहा है कि इस सब ऑर्डर के अंदर वो वायरसेस आएंगे जो बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोफेज बोला जाता है, ठीक है। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये डायग्राम किसका है, आपका बैक्टीरियोफेज का है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है फाइटोफेजीनिया। फाइटो वर्ड से पता चल रहा है कि ये किसको इन्फेक्ट करने वाले हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले, ठीक है। सो इसके अंदर, इस सब ऑर्डर के अंदर ऐसे वायरसेस को इंक्लूड किया गया जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जूफेजीनिया। जू वर्ड का मतलब ही एनिमल होता है, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर सब ऑर्डर के अंदर ऐसे वायरसेस को रखा गया जो कि आपका एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अभी हमने क्या समझा कि मतलब शुरुआत के जो 4 क्लासिफिकेशन करने के बाद अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती चली गई, थोड़े साइंटिस्टों के अंदर और समझ आई, थोड़े एक्सपेरिमेंटिंग स्टार्ट हुए, उसके बाद ये पता चला कि जो होम्स थे
उन्होंने 1948 में सारे वायरसेस को एक सिंगल ऑर्डर के अंदर रख दिया और उस ऑर्डर का नाम था वायरेल्स। अब ये जो ऑर्डर है इसको फर्दर 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक फैजीनिया था, यानी यहाँ पर कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, फिर फाइटोफैजीनिया, इसका मतलब क्या है प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, उसके बाद आ गया जूफैजीनिया, इसका मतलब है कि एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को इसके अंदर रखा गया। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर डाउट बनता है तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगर हम वायरसेस की बात करें तो ये शुरुआत मैंने आपको बताया था कि वायरसेस को जो अभी हमारा करंट क्लासिफिकेशन का जो मेथड है उस मेथड में उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज मैंने अभी आपको बता ही दिया, क्योंकि ये क्या है, सूडो लिविंग होते हैं। ये कैसे होते हैं, सूडो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सूडो लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एक चीज आपको और याद रखना है, क्योंकि ये सूडो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि जो वायरसेस हैं वो आपके कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। सो ये क्या है, वायरसेस सूडो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से इसको क्या है, जो हमारे पास करंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो क्लासिफिकेशन मेथड है उसके थ्रू इसको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसके बाद एक कमिटी बनी और इस कमिटी का नाम है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इस कमिटी का नाम आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो एक कमिटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। अब इन्होंने बेसिकली ये बात बोला कि किसी भी वायरस के लिए, ठीक है, किसी भी वायरस के लिए जो उसकी फैमिली होती है, जो उसकी फैमिली होती है वही उसको हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी माना जाएगा। यानी किसी भी वायरस के लिए उसकी सबसे हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी। लेकिन अगर हम नॉर्मल का क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है आपकी, किंगडम। ठीक है, कैसा हो गए, किंगडम। उसके बाद फिर क्या आता है आपकी, अगर हम बात करें तो फाइलम। ठीक है, फिर क्लास आता है, फिर आपका ऑर्डर आ जाएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर जीनस आएगा, फिर स्पीसीज आएगा। तो यहां पर ये हाईएस्ट क्या बोला गया, जनरली जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है उसमें किंगडम हमने रखा। लेकिन अगर हम बात करें वायरसेस के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस ने क्या बोला कि किसी भी वायरस के लिए जो फैमिली होगी वही उसकी हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मानी जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस बेसिस पे क्या है, अब हमने वायरसेस को फिर दूसरे तरीकों से क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, जिसमें से जो सबसे मुझे लगता है एडवांस तरीका है वो उसके न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे क्लासिफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम वायरसेस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी वायरस के अंदर आरएनए प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, आरएनए वायरस, और अगर उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, डीएनए वायरस कहेंगे। ठीक है, सो अब जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हो रहा है, इस चीज को आपको याद रखना है। और न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हम इसको डीएनए और आरएनए में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर बात करें अगर डीएनए प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, डीएनए वायरस, अगर आरएनए है तो उसको बोलेंगे आरएनए वायरस। ठीक है, अब जो डीएनए और आरएनए वायरस है ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। ठीक है, अब जैसे सपोज करो हमने न्यूक्लिक एसिड को एज अ मेन पॉइंट लिया कि हम अब जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे करेंगे, और न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हमने इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया कि अब ये आरएनए हो जाएगा और या दूसरा क्या हो जाएगा, डीएनए वायरस हो गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ आरएनए और डीएनए में ही क्लासिफाई करना ये सफिशिएंट नहीं है, अब इसको हमें फर्दर और क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखा गया कुछ वायरसेस के अंदर जो आरएनए होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, कुछ में आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। सेम एज डीएनए में भी देखा गया कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। तो अब फर्दर और क्लासिफाई किया गया कि सबसे पहला क्या है, न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे आरएनए डीएनए। उसके बाद देखा गया कि आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सेम एज डीएनए में देखा गया कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है या डबल स्ट्रैंडेड वायरस है। ठीक है, उसके अलावा आरएनए में और एक चीज देखी गई कि आरएनए में जो वायरस है वो क्या वो पॉजिटिव सेंस है, आरएनए में और क्या देखी गई कि क्या वो पॉजिटिव सेंस है या वो नेगेटिव सेंस है।
अब ये पॉजिटिव सेंस और ये नेगेटिव सेंस क्या होता है इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको क्या है कि न्यूक्लिक एसिड के बाद भी उसको फर्दर सब्सिक्वेंट सब डिविजन्स करना स्टार्ट किया। तो इस सब डिविजन्स का मतलब क्या है कि आरएनए के बाद भी और किन किन कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया जा सकता है उसके बेसिस पे हमने इसको फर्दर और क्लासिफाई किया। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर डाउट बन रहा है तो आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहां पर देखा गया कि जो आरएनए वायरस है, ये जो आपका आरएनए वायरस है, ये आरएनए वायरस क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, ठीक है, या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है जैसे कि अभी मैंने बताया। लेकिन अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ जो वायरस होते हैं, जो अधिकांश जो वायरस होते हैं वो आपको कैसा देखा गया, सिंगल स्टैंडर्ड देखा गया। और आपने पढ़ा भी है न्यूक्लिक एसिड के अंदर की जो अधिकांश जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, अब यहाँ से एक ट्विस्ट आ जाता है जिसको आपको अच्छे से समझना है। अब अच्छे से क्या, किस पॉइंट को समझना है उसको समझते हैं। अभी हमने देखा कि जो हमारे अधिकांश वायरस हैं, ठीक है, अधिकांश जो आरएनए वायरस होंगे वो कैसे होने वाले हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होने वाले हैं। लेकिन अब दिक्कत आती है वायरसेस को कब, जब वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, कैसे डिफिकल्टी आती है तो उसको भी एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। सपोज करो कि एक आरएनए वायरस है, ठीक है, एक आरएनए वायरस है और वो चाहता है कि किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर करे। यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल क्या हो सकता है, या तो कोई भी प्लांट सेल हो सकता है या वो कोई भी एनिमल सेल हो सकता है। ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं इन सेल्स के ऊपर इंफेक्शन क्रिएट करूं, इन सेल के अंदर जाके इनके अंदर क्या है, इंफेक्शन क्रिएट करना चाहता है। लेकिन अब इस आरएनए वायरस के साथ एक दिक्कत आ गई यहां पर, और ये दिक्कत क्या है कि जब यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब आरएनए वायरस का इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में होगा क्या कि जो यूकैरियोटिक सेल है इसके पास ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा कोई एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होता कि जो आरएनए वायरस को बेसिकली, जो आरएनए है, आरएनए वायरस का जो आरएनए है उसको कॉपी करे। ठीक है, ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं होता। तो अब ये आरएनए वायरस के लिए जरूरी हो जाता है कि जब भी वो यूकैरियोटिक सेल को बेसिकली जब पेनिट्रेट करे या उसको इन्फेक्ट करे तो वो अपना न्यूक्लिक एसिड के साथ, वो न्यूक्लिक एसिड के साथ क्या चाहिए कि वो कुछ ऐसे एंजाइम्स या ऐसे जीन्स भी लेके आए जो जब वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंटर करे तो वो उसको वहां पे रेप्लिकेशन में मदद करे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं। आरएनए वायरस जब यूकैरियोटिक सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आरएनए वायरस क्या है, रेप्लिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसा कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसलिए आरएनए वायरस को क्या चाहिए कि जब वो एंटर करे तो अपना न्यूक्लिक एसिड के साथ ऐसे एंजाइम्स भी लेके आए जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर उसको रेप्लिकेट करने में मदद करे। ठीक है, तभी तो ये आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते जो कि वायरल आरएनए मॉलिक्यूल को कॉपी करने दे। ठीक है, इसलिए जो आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है, इसलिए जो आरएनए वायरस है वो अपने साथ अपने एंजाइम्स को कैरी करके लेके आए या फिर ऐसे जीन्स को कैरी करें जो बेसिकली उनके जीनोम का पार्ट बनाए ताकि वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली क्या है, रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, यानी इसका सिंपल मतलब यह है कि मान लो अपने आप को आप एक वायरस हो, ठीक है, आप एक वायरस हो, आप एक ऐसी जगह पे गए, ठीक है, जहां पर कोई भी आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, कोई बैठने के लिए नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करने के लिए कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, तो अपना सामान खुद लेके जा रहे हो बैठने के लिए या खाने पीने के लिए, तो आपने खुद से ही अपना स्टार्ट कर लिया वहां पे सारी चीजें करना। ठीक है, तो सेम एज ऐसे ही वायरस के लिए होता है, क्योंकि वायरस क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स के लिए एक आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसा कोई भी पर्क अवेलेबल नहीं होगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर कि जी आइए हमारे पास, हम आपके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट करके दे देते हैं। तो उसको क्या होगा, आरएनए वायरस को अपना बेसिकली एंजाइम या जीन लेके आना पड़ेगा, अपने जीनोम के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ताकि जब वो यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करे तो उस केस में क्या है, वो डायरेक्टली बेसिकली वहां पे जाके रेप्लिकेशन आसानी से कर पाए। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अभी जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, इसको अब हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहां से चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है,
इसको आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छे से क्या याद रखना है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, ध्यान रखना है सारे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, ठीक है। अब पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस में क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस होता है, पहले समझ लेते हैं, फिर पीपीटी की मदद से उसको देख लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस में क्या फर्क है उसको समझते हैं। जनरली अगर यहां पर ये देखो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो पॉजिटिव सेंस वायरस का है, ठीक है। पॉजिटिव सेंस जब आरएनए वायरस एंटर करता है, ठीक है, जब भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंटर करता है पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, तो ध्यान रखना है कि वो यूकैरियोटिक सेल में एज अ मैसेंजर आरएनए की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मैसेंजर आरएनए की तरह ट्रीट किया जाता है। और मैसेंजर आरएनए हमारी बॉडी के अंदर या यूकैरियोटिक सेल के अंदर बनता है, क्योंकि जब भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है तो उस केस में क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा कि जो डीएनए है, डीएनए से पहले क्या होता है कि डीएनए से सिंपल बनता है आरएनए, ठीक है। यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से क्या होता है आरएनए बनता है, और ये जो आरएनए बनता है इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। और यही मैसेंजर आरएनए आगे जाके प्रोटीन के लिए क्या करता है, कोड लेके जाता है और फिर इसका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो जनरली इसी चीज का वो फायदा उठाता है, क्योंकि ये जो आरएनए वायरस है उसको पता चलता है कि यार कि यूकैरियोटिक सेल में एक लूप होल है। लूप होल क्या है कि जनरली यहां पर भी आरएनए बनता है, और वो आरएनए ऐसा आरएनए होता है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो आरएनए है वो एज अ मैसेंजर आरएनए के लिए ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो आरएनए वायरस है ये एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी देखता है कि अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर कर जाऊं और अपने आप को भी एज अ मैसेंजर आरएनए की तरह दिखाने लग जाऊं, तो जो यूकैरियोटिक सेल है वो मुझे ऐसा नहीं समझेगा कि मैं बाहर से आया हुआ कोई मॉलिक्यूल हूं, वो मुझे क्या करेगा एज अ मैसेंजर आरएनए की तरह ट्रीट करेगा, और वो क्या है बाद में जाके मुझे वायरल प्रोटीन बनाने में हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है एज अ मैसेंजर आरएनए की तरह ट्रीट किया जाता है। और हमारे सेल में जो मैसेंजर आरएनए है वो जेनेटिक कोड्स को लेके आता है, और जब जेनेटिक कोड्स को हमारे बॉडी के अंदर वो यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म में लेके आएगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है वो इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट कोड्स को पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद वो क्या है वो प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देता है, वायरल्स प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा, और वायरल प्रोटीन बनाने के बाद क्या है वो इन्फेक्शंस को बहुत तेजी से बढ़ाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्जाम्स में ये अधिकतर ये पूछा जा चुका है कि पॉजिटिव सेंस जो आपका आरएनए वायरस होता है वो क्या करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एज अ मैसेंजर आरएनए की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिसको आसानी से होस्ट राइबोसोम ट्रांसलेट कर देगा, और ट्रांसलेट करने के बाद मैनी या मल्टीपल वायरल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा, और जो जाके पूरे होस्ट सेल को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव सेंस के साथ क्या दिक्कत है आइए समझते हैं। नेगेटिव सेंस जब बॉडी के अंदर एंटर करता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो अब यार जब नेगेटिव सेंस एंटर करता है तो अब तो डायरेक्टली अब ये क्या है राइबोसोम या मैसेंजर आरएनए के लिए ट्रीट नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इसको भी यूकैरियोटिक सेल से बचना है, ठीक है। तो अब ये कुछ खेल खेलता है, ठीक है। अभी खेल क्या करता है कि ये कहता है यार मैं तो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तरह वर्क तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एज अ टेम्पलेट की तरह वर्क कर सकता हूं, ठीक है। टेम्पलेट का मतलब क्या है, जो बेसिकली बाद में जाके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव सेंस आरएनए होता है वो एक टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, और टेम्पलेट से बेसिकली क्या होता है कोडिंग या फिर मैसेंजर आरएनए बाद में बन जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए अपने आप को एज अ टेम्पलेट की तरह वर्क करवाएगा, और जिसका बाद में जाकर ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए बना लेगा, और बाद में वो होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये दो चीजें डायरेक्टली एमसीक्यू में भी पूछी जा चुकी हैं, और उसको डायरेक्टली क्या है कि आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो पॉजिटिव सेंस जब भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा या यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर करेगा तो वो अपने आप को किसकी तरह ट्रीट करवाएगा, या अपने आप को किसकी तरह ट्रीट करवाएगा, याद रखना है मैसेंजर आरएनए की तरह ट्रीट करवाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं,
एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, हम इस चीज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैसेंजर आरएनए की तरफ वर्क करेगा और फिर उसको होस्ट राइबोसोम क्या करेगा, उसका ट्रांसलेशन कर देगा और ट्रांसलेशन करने के बाद उसका वायरल प्रोटीन बनाता है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव सेंस के साथ बेचारा दुख है, अभी डायरेक्टली ऐसा काम तो नहीं कर सकता, लेकिन ये चाल चल सकता है, ये षड्यंत्र रचता है। षड्यंत्र क्या रचता है कि ये अपने आप को एज अ टेम्पलेट की तरह दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब टेम्पलेट की तरफ जब दिखाएगा तो उसका मतलब क्या है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी टेम्पलेट का जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा तब उस केस में क्या है, ये अपने आप को फिर से कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए या कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट कर देगा और बाद बाकी जो प्रोसेस है बिल्कुल पॉजिटिव सेंस के जैसा होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। अब क्या होगा कि अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट फैमिलीज होती हैं आरएनए वायरस की, ठीक है, जो जितने भी अलग अलग फैमिलीज होती है आरएनए वायरस की, उसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है एक दूसरे के अगेंस्ट, यानी बोल सकते हैं कि अलग अलग फैमिलीज को डिस्टिंग्विश करने का जो तरीका होता है, उनको पहचानने का जो तरीका होता है, ये या तो उनका न्यूक्लिक एसिड कंटेंट होता है कि कैसे उनका न्यूक्लिक एसिड क्या है, उसके अलावा उसका जो कैप्सिड का जो शेप है उस पर हो जाएगा, या उसके अलावा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी अलग अलग टाइप के आरएनए वायरस होते हैं या उनके जो अलग अलग फैमिलीज हैं, उनको पहचानने का तरीका क्या है, या तो आप उसके जेनेटिक मटेरियल को पहचान लो, यानी न्यूक्लिक एसिड को पहचानो, उसके चारों तरफ कैप्सिड प्रेजेंट है उसको पहचानो, उसके शेप को पहचानो, उसके अलावा क्या है कि उसके ऊपर एनवेलप प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके बेसिस से हम उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने दे रखे हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि ह्यूमन वायरसेस हैं, जैसे यहाँ पर लेट मी चेंज द कलर, कि अगर हम कुछ ह्यूमन और एनिमल वायरसेस की फैमिली की बात करें, जैसे पिकोना वायरिडी हो गया, तो उसका साइज कितना होता है, 8 से 30 नैनोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एंट्रो वायरस हो गया, राइनो वायरस हो गया, और इससे क्या कॉज करता है, जैसे अगर एंट्रो वायरस की बात करें तो पोलियो कॉज करता है, राइनो वायरस की बात करें तो कॉमन कोल्ड कर सकता है, हिपेटो वायरस की बात करें तो हेपेटाइटिस कर सकता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंस के केस में था, ठीक है, याद रखना है। नेगेटिव सेंस की अगर हम बात करें तो उसमें आपका आ जाएगा पैरामिक्सोवायरिडी, ठीक है। उसके अलावा कुछ इसके एग्जांपल है, जैसे मॉर्बिली वायरस हो गया, उसके बाद लिसा वायरस हो गया। इसमें बेसिकली क्या है, जो 2-3 जब एग्जांपल्स देख रहे हो, इवन आपने उसके एग्जांपल्स कई बार पढ़े भी होंगे, उनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सेम एज अगर हम प्लांट वायरसेस की बात करें तो इसको भी हमने फर्दर पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस में डिवाइड कर दिया है। तो एक बार आप इस एग्जांपल को एक एक दो एग्जांपल सारे में से याद कर लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा टफ वाले एग्जांपल याद नहीं करने हैं, सिर्फ वही एग्जांपल से याद करने हैं जो आपने डेली लाइफ में कई बार पढ़ा है। तो 2 एग्जांपल्स आप याद रख लेते हैं तो काफ़ी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो यहाँ पे पोलियो याद रख सकते हैं, कॉमन कोल्ड याद रख सकते हैं, उसके बाद हेपेटाइटिस याद रख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल अच्छा है। और एड्स वाला तो मेरे ख्याल से ये किसी से ही पूछ लो, ये वाला तो सबको याद ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक एक दो एग्जाम्पल अगर आप याद रखेंगे तो उसको सॉल्व कर पाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आरएनए वायरस के जैसे डीएनए वायरसेस को भी अब हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब तक हमें जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे, डीएनए वायरसेस की, मतलब आरएनए वायरसेस के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर मुझे डीएनए वायरस को क्लासिफाई करना है, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर भी उसको अलग अलग फैमिलीज में क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिक डिपेंडिंग ऑन द डीएनए ऑर्गेनाइजेशन, कि डीएनए ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। फॉर एग्जांपल कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, या फिर सपोज करो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, जो डीएनए है वो लीनियर है या सर्कुलर है, कैप्सिड का शेप कैसा है, उसके अलावा क्या उसके ऊपर एनवेलप प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो डीएनए वायरस हमने लिखा, उसके बाद उसका शेप कैसा है, आइकोसाहेड्रल हो सकता है या फिर हेलिकल या कॉम्प्लेक्स शेप है, उसके अंदर भी क्या वो नेकेड है या उसके ऊपर एनवेलप प्रेजेंट है। इस तरीके से उसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए वायरस का, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर वायरसेस का, प्लांट वायरसेस का एग्जाम्पल है। तो इसमें से भी आपको क्या है, एक एक दो एग्जाम्पल्स याद रखना है इस टेबल के अंदर। तो एक बार इस टेबल को आप देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट दो एग्जाम्पल जरूर याद कीजिएगा इसके अंदर। नेक्स्ट अब बात करते हैं थोड़ा सा, अब अलग लेवल पे जाते हैं, ठीक है। जनरली यहाँ पर क्या है, एक सिस्टम है जिसको हमने अभी नाम दिया था कि जो इंटरनेशनल कमिटी ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस, ठीक है, उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम एक्सेप्ट किया जिसको लॉ ऑफ ने बोला, ठीक है। लॉ ऑफ ने बेसिकली क्या किया, इन्होंने बोला कि हमें जो वायरस है, वायरस का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे नहीं करना चाहिए कि वो किस तरीके के होस्ट को बेसिकली क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है,
उसका क्लिनिकल वैल्यू क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल वैल्यू क्या है, इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान ना देके हमें बेसिकली क्या है, वायरसेस के उन प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो कि शेयर्ड प्रॉपर्टी हो। शेयर्ड का मतलब कि अधिकतर सारे वायरस इन प्रॉपर्टीज को एटलीस्ट रखते हो, शेयर्ड प्रॉपर्टीज हो। तो शेयर्ड प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं तो वो क्लासिफाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है। सो ध्यान रखना ये ले ऑफ की, ये जो ले ऑफ है साइंटिस्ट, लॉ ऑफ, सॉरी ले ऑफ नहीं, लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ बोला जा सकता है इसको, तो एक बार नाम आप याद करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो जो लॉफ है, लॉफ ने क्या बोला कि वायरसेस का जो क्लासिफिकेशन हमें करना चाहिए वो उसके शेयर्ड प्रॉपर्टी के बेसिस पे करना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब शेयर्ड प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम वायरस को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और ये शेयर्ड प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पर इन्होंने बता दिया। सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि जो वायरस है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड का नेचर कैसा है, क्या वो आरएनए है या वो डीएनए है, ठीक है। उसके बाद जो कैप्सिड है, उस कैप्सिड की सिमेट्री कैसी है, ठीक है, हेलिकल है, आइकोसाहेड्रल है, कैसा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या उसके ऊपर एनवेलप प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उसके अलावा वायरस की जो डायमेंशन है, कैप्सिड की जो डायमेंशन है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो, ये कैसी प्रॉपर्टीज कहलाएगी, आपकी शेयर्ड प्रॉपर्टीज कहलाती है। यानी हमें वायरस का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करना चाहिए, उनके शेयर्ड प्रॉपर्टीज, और यहां पर ये 4 शेयर्ड प्रॉपर्टीज है, आपको उसको ध्यान देना है। अब इस शेयर्ड प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये पूरा चार्ट, इस शेयर्ड प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो एक बार इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो, सबसे पहले हमने देखा कि वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए है, ठीक है। अब आरएनए में भी क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर इसको डिवाइड किया शेप के बेसिस पे कि ये क्या, ये हेलिकल है या आइकोसाहेड्रल है, ठीक है। हेलिकल है तो उसमें भी प्लांट रिजिड है या फिर प्लांट फ्लेक्सियस है, यानी प्लांट के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, या प्लांट के अंदर जाएगा। इस तरीके से इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सेम एज यहाँ पर क्या है, टोगा वायरस हो गया, इस तरीके से फर्दर क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डबल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी कि जो जीनोम है वो कैसा है, सेगमेंटेड है या एनवेलप्ड है। सेम एज यहाँ पर क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में भी देखा गया कि क्या आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड है तो शेप कैसा है, आइकोसाहेड्रल है या सिमेट्री आइकोसाहेड्रल है या हेलिकल है। उसमें इसके एग्जाम्पल के तौर पे पैरा वायरस हो गया, फेजिस हो गया, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। सेम एज डबल स्टैंडर्ड में भी आइकोसाहेड्रल टेल्ड हो जाएगा, बैक्टीरियोफेजिस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ये पूरा टेबल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक छोटा सा आपको बनाना है, आप चाहें तो किसी एक ग्रुप को पकड़ के एक एग्जाम्पल के साथ आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है डेविड बाल्टीमोर। ये जो साइंटिस्ट हुए डेविड बाल्टीमोर, इन्होंने क्या किया कि वायरसेस को 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जो पूरे वायरसेस हैं उनको क्या कर दिया, 7 ग्रुप में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड स्टैंडर्डनेस, की सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, उसके अलावा कैसा सेंस है, पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है, उसके अलावा मेथड ऑफ एप्लीकेशन। इन बेसिस में डेविड बाल्टीमोर ने क्या किया, पूरे वायरसेस को 7 क्लासेस के अंदर या बोल सकते हैं 7 ग्रुप के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि बाल्टीमोर का जो सेंट्रल थीम था ये जो क्लासिफिकेशन का, वो सिंपल सा इतना था कि कोई सा भी वायरस हो, लास्ट में उसको हमें क्या करना है कि पॉजिटिव सेंस में ही जनरेट करवाना है या उसको पॉजिटिव सेंस में ही कन्वर्ट होना है। चाहे वायरस पॉजिटिव सेंस है तो अच्छा है, अगर नेगेटिव सेंस है तो उसको भी एट द लास्ट क्या है कि पॉजिटिव सेंस में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि सभी वायरस का एट द लास्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है कि वो किसी भी होस्ट के जीनोम में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाए और वो अपने आप को रेप्लिकेट करके वायरल प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर दे। तो जो बाल्टीमोर थे, बाल्टीमोर का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें वायरस को इस तरीके से क्लासिफाई करना है कि एट द लास्ट वो क्या है, एज अ पॉजिटिव सेंस आरएनए की तरह ट्रीट किए जाएं और वो क्या है, वायरल प्रोटीन्स बना सके, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, टोटल बोल सकते हैं कि जो वायरस है उसको 7 फंडामेंटल डिफरेंट जीनोम्स या ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब ये कौन कौन से थे उनको एक बार क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। सो जनरली अगर हम बात करें आईसीटीवी, ये क्या है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, इनके बेसिस पे इन्होंने 7 ऑर्डर को रिकॉग्नाइज किया।
96 फैमिलीज को हो गया, 22 सब फैमिलीज हो गया, या 420 जेनेरा हो गया, या 2618 स्पीसीज ऑफ वायरस को आईसीटीवी ने अप्रूव्ड किया ऑन द बेसिस ऑफ बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बाल्टीमोर ने क्या है टोटल 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, जिसमें से सबसे पहला क्या है, पहला ऑर्डर है कॉडोवायरल। ठीक है, जिसके अंदर टेल डबल स्टैंडर्ड मतलब वायरसेस आता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, ऑर्डर हर्पीज वायरल्स आ गया, इसके अंदर लार्ज यूकैरियोटिक वायरसेस को इंक्लूड किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर लिग्नामिन वायरसेस हो गया, इसके अंदर लीनियर डबल स्टैंडर्ड आर्कियन वायरसेस को, यानी जो जितने प्रिमिटिव वायरसेस हैं उनको इंक्लूड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ऑर्डर मोनोनिगा वायरल्स है, इसके अंदर लीनियर डबल स्टैंडर्ड आर्कियन वायरस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। अगर हम बात करें ऑर्डर नीडो वायरल, इसके अंदर बेसिकली क्या है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस को इंक्लूड किया जो कि वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पिकोरना वायरल्स, इसके अंदर स्मॉल पॉजिटिव स्टैंड वायरसेस को इंक्लूड किया गया जो कि क्या है, प्लांट्स, इंसेक्ट्स और एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है टीमो वायरल, इसके अंदर क्या है, मोनोपार्टाइड पॉजिटिव सेंस वायरसेस को इंक्लूड किया गया जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको इन्फेक्ट किया जाता है या इस तरीके से इसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ तक जो हमारा था वो पूरा का पूरा क्या था, क्लासिफिकेशन था। ठीक है, ये पूरा क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन था। होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को आपके लिए बहुत इजी बनाया जा सके, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा टर्म है जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि वायरसेस का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं या वायरस का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, जनरली जो हम अभी हमारे पास जो करंट सिस्टम है जिसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं या ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, वो वायरसेस के लिए सुटेबल नहीं होता। आपने कैरोलस लीनियस वाला पढ़ा होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो कैरोलस लीनियस का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, कैरोलस लीनियस, इसका जो था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये वायरसेस के लिए सुटेबल नहीं थे। तो इसकी जगह क्या है, अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल कमिटी फॉर वायरस नॉमेनक्लेचर, इन्होंने एक अलग मेथड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया वायरस के नेमिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सुटेबल नहीं था। ठीक है, इस कमिटी के बेसिस पे इन्होंने वायरस को बोला कि वायरस के नाम में भी दो ही चीज आपको देखने को मिलेंगे, यानी वायरस के नाम में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा वायरस के नाम का, वो उसका कॉमन नेम कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा, कॉमन नेम कहलाएगा। यानी वायरस का जो फर्स्ट पार्ट है, वायरस के नेम का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका कॉमन नेम कहलाएगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो सेकंड पार्ट होगा वायरस का, उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे कोडेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि वायरस के नाम में दो पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट होगा वो उसका कॉमन नेम होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर उसकी कोडेड इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, और सेकंड जो पार्ट होता है इसको हम क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, क्रिप्टोग्राम क्या है, सेकंड पार्ट है, और इसके अंदर, इस क्रिप्टोग्राम के अंदर वायरस के कोडेड इंफॉर्मेशन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंक्लूड्स कोडेड इंफॉर्मेशन। अब ये कोडेड इंफॉर्मेशन क्या है, कोडेड इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो हमने वायरस अभी बात कर रहे हैं जिसके बारे में, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, बेसिकली जो उसका जो न्यूक्लिक एसिड है उसका शेप कैसा है, इलोंगेटेड है, आइकोसाहेड्रल है, उसके अलावा उसके अंदर जो जेनेटिक कंटेंट है वो कितना परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दो नाम होंगे। अगर हम वायरस की बात करें तो उसके नाम में दो लेटर्स होंगे या दो पार्ट्स होंगे। एक होगा उसका कॉमन नेम जिसको बदला नहीं जा सकता, और दूसरा होता है उसका क्रिप्टोग्राम। दूसरा क्या होता है, क्रिप्टोग्राम, और क्रिप्टोग्राम बदला जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। ये कैन नॉट बी चेंज्ड, इसको हम नहीं बदल सकते। ठीक है, बट ये क्या है, कैन बी चेंज्ड, इसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बदल सकते हैं, इसको बदला जा सकता है। ठीक है, बदला क्यों जा सकता है, क्योंकि सपोज करो किसी हम वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, ओवर द टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बारे में हमें कुछ नई जानकारी मिली। ठीक है, तो हम क्रिप्टोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है कि जो कॉमन नाम होता है, ठीक है, कॉमन नाम के साथ किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी चेंज।
लेकिन जो क्रिप्टोग्राम है उसको बदला जा सकता है ओवर द टाइम, क्योंकि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आप देखेंगे क्रिप्टोग्राम, क्रिप्टोग्राम के अंदर बेसिकली आप पाएंगे कि 4 तरीके की इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जो फर्स्ट पेयर होगा क्रिप्टोग्राम का, फर्स्ट पेयर, वो हमें क्या बताएगा कि उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और उसके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स के बारे में बताएगा कि वो सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब कि क्या वो आरएनए वायरस है या वो डीएनए वायरस है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताएगा। नंबर का मतलब क्या वो सिंगल स्टैंडर्ड है या वो डबल स्टैंडर्ड है। जो सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर हमें बताता है मॉलिक्यूलर वेट के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है और उसका परसेंटेज कितना है, ठीक है। थर्ड पेयर की बात करें, जो थर्ड पेयर है वो हमें बताएगा साइज ऑफ द वायरस और साइज ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, दो चीजें बताता है। फोर्थ पेयर की बात करें तो फोर्थ पेयर हमें क्या बताएगा कि वो किस तरीके के होस्ट को करियर करता है या किस तरीके के होस्ट के ऊपर रहता है और उस होस्ट के अंदर वो कैसे जाता है या ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो हम टीएमवी के नेम या क्रिप्टोग्राम के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस की अगर हम बात करें, टीएमवी का मतलब क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो टीएमवी तो कॉमन नेम हो गया। अब उसका जो क्रिप्टोग्राम हो गया वो ये हो गया। तो ये फर्स्ट पेयर है R/1, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया, ये फोर्थ पेयर हो गया। तो फर्स्ट पेयर जो है आपका वो क्या बताता है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताता है। तो आर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल कैसा है या न्यूक्लिक एसिड कैसा है, आरएनए है। उसके अलावा 1 का मतलब क्या है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। दूसरा ये जो पार्ट है 2, ये बेसिकली क्या करता है, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताता है। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे 2 का मतलब क्या है कि 2 लाख। ये ध्यान रखना है कि जब भी मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट हमेशा लाख के अंदर होता है। तो यहाँ पे लिखा है 100,000, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 लाख होगा और ये परसेंटेज कितनी होगी इसकी, 5% होगी, ठीक है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट और उसके परसेंटेज के बारे में बताता है। थर्ड पेयर की बात करें तो थर्ड पेयर हमें क्या बताता है, वायरस के शेप के बारे में बताएगा। तो ये कैसा होता है, ई का मतलब है इलोंगेटेड, और न्यूक्लियोप्रोटीन के शेप की बात करें तो वो भी कैसा होगा, ई का मतलब इलोंगेटेड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पेयर की बात करें तो फोर्थ पेयर हमें बताता है कि किस तरीके के होस्ट को ये इन्फेक्ट करता है। तो इसमें एस का मतलब है सीडेड प्लांट, सीडेड प्लांट का मतलब जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, यानी स्पर्मेटोफाइट्स को ये क्या करता है, जितने भी स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं उन स्पर्मेटोफाइट को ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ये चीज आपको याद रखना है। और ट्रांसमिशन मोड की बात करें तो ट्रांसमिशन मोड कैसा होता है, यहाँ पर एयर होता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। सेम एज अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस का भी यहाँ पे क्रिप्टोग्राम अगर बात करें तो R1 है, 2 यहाँ पे सेकंड पेयर कितना होगा 2, 3 और उसके बाद 10 है, उसके बाद SE है और VA है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। फर्स्ट पेयर की बात करें तो यहाँ पर ये जो R है इसका मतलब क्या है, जेनेटिक मटीरियल RNA होगा, उसके अलावा सिंगल स्टैंडर्ड है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2 से 3 लाख के करीब हो सकता है और उसका परसेंटेज कितना होगा, 10%। उसके बाद वायरस कैसा होता है, इसका मतलब स्फेरिकल होगा लेकिन उसका न्यूक्लियोप्रोटीन इलोंगेटेड होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्फेक्शन ये वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करता है और ट्रांसमिशन कैसा होगा, एयर के थ्रू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।